हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। गाइस, आप सबको जैसे पता है जो हमारी क्लासेस चल रही थी वो क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे चल रही थी। तो जिसका हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है क्लास 10 मैथमेटिक्स का, इसकी हमने इंट्रोडक्शन, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अब आज हम जो बचे हुए क्वेश्चन थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, आगे के जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उनको भी देखते हुए जाएंगे। तो वीडियो को लंबा न करते हुए आइए हम शुरुआत करते हैं। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का जो लेक्चर होने वाला है हमारा वो हिंदी मीडियम में होगा। तो ये जो वीडियो होगी हिंदी मीडियम के लिए होगी, तो देर ना करें, कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और देखते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम की पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है ना। ये पेपर में आपके आ सकता है। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो इतने इम्पॉर्टेंट थे नहीं, लेकिन ये आ जाएगा। और इसके बाद ये इस एक्सरसाइज से देखिए इम्पॉर्टेंट है, एक इसका शायद तक लास्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होगा, और अगली जो एक्सरसाइज आएगी 1.2 आएगी, उसके लगभग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो उनको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। अभी इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हमें दिया है एचसीएफ दे दिया। मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पे डला है, इसका सोल्यूशन मैं लिख रहा हूँ, है ना। तो आपको कॉपी में यहीं से लिखना है। दिया है एचसीएफ आपको 306 और 5 6 57 का एचसीएफ दे दिया 9, और हमें ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना है इसी का, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं हम क्या जानते हैं बेटा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम बोर्ड कॉपी लिखना ऐसे रखोगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि a इंटू बी। तो ये लिखो तो मार्कर चलता नहीं है। आई बात समझ में। हमें ये बात मालूम है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम हमें निकालना है, और एचसीएफ हमें दे दिया, एचसीएफ हमें गिवन है, एचसीएफ कितना 9 दे दिया है, और दो संख्याएं भी दे दी। दो संख्या कौन सी दी है, 306 557, सॉरी 306 657, 306 गुणे 657। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को यहीं पर रहने दो, बराबर 306 गुणे 657 बटे क्या कर दो, 9 कर दो। इसको सॉल्व करो। 9 से कुछ कट रहा है क्या, 9 चौको 36, 9 त्रिक 27, 3 9 चौको 36 कट जाएगा 9 से, 9 त्रिक 27, 3 बचा 4, 3 6 36, 9 चौको 36, कितना यहाँ पे 34 गुणे 657। इसका आप मल्टीप्लाई कर दो, 657 गुणे 34, 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 4 6 24, 25 26, 3 7 21, 3 5 15 17, 6 18 19, ऐड कर दो 8 3 7 6 13, 10 2 12, 2 22 33 8, कितना है 22 33 8, 22 33 8। और आपका यही क्या है आंसर है एलसीएम। एलसीएम आपका दो संख्याओं का एलसीएम भी आ गया, और एचसीएफ हमें दिया था। हमें बस यही जानना था कि दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा ना। एचसीएफ दिया था, हमें एलसीएम निकालना है। हमने किया कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एचसीएफ दे दिया था, सिंपल एलसीएम पूछ लिया। अब हम सब जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दो संख्या गुणनफल। एलसीएम में क्या करना था, एचसीएफ, तो एलसीएम जो हमें फाइंड करना था उसको वैसे को वैसा रहने दिया। एचसीएफ की वैल्यू 9 थी तो हमने 9 रख दी यहाँ पे, बराबर दो संख्याएं दी गई थी हमको 306 657, उनका संख्या लिख दी, ठीक है। अगर आप लिखने तो आप लिख सकते हो, दिया है हमें एचसीएफ दिया, दो संख्याएं दे दी गई हैं, दो संख्याएं दी गई संख्या लिख दो। चलोगे दो संख्या कौन कौन सी है, 306 और 657, ये लीजिए, ये हमें संख्या दी गई थी, है ना।
तो दो संख्या जो दी गई उनका गुणा कर दिया, 306 गुणे 657 बराबर एलसीएम इंटू 9 बराबर 306 गुणे 657। फिर एलसीएम की रन दिया इधर इंटू में, तो इधर आके डिवाइड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर निकाल दिया, तो एलसीएम आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 5 की तरफ आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें, फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 5 और 6 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये एक्चुअल मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को सेपरेट कर देता हूँ अलग अलग, लेकिन आप ये क्वेश्चन क्या सॉल्व करने लायक है नहीं, मतलब कि सॉल्व करने का पर्पस इतना है नहीं, इनको समझना बस है। इसीलिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 वो 5 और 6 को एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। हाँ, तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया था एक्चुअल में कि 6 की पावर n बतानी है। कि क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ उस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती। हमें बताना है, अगर मान लो 6 की पावर कोई भी संख्या ले लिया, 6 की पावर 4, 6 की पावर 9, ये कभी भी 0 बाय इसके लास्ट मतलब कि यूनिट डिजिट जो सॉल्व करेंगे 6 इंटू 6, तो यहाँ पे लास्ट जो यूनिट डिजिट होगी वो 0 आएगी कि नहीं आएगी, हमें इस तरह से कुछ सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहीं पे देखते हैं कि क्या ऐसी कोई 6 की ऐसी कोई पावर है जिसके यूनिट डिजिट में 0 आ जाए। अगर आपने 6 की पावर 10 ले ली तो 6 इंटू 6 फिर देखते हैं क्या आते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया है 6 की पावर n, तो हमने लिखा है यहाँ सोल्यूशन में 6 की पावर n का भाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 इंटू 3। अगर आप 6 का फैक्टराइजेशन करोगे 6 का तो आ जाएगा 2 3 जा 3 1 जा। ठीक है, 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं, इसको 6 को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, जबकि कोई भी प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 होंगे। ये बात सही है। अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर हमको 0 लाना है तो उसको कम से कम 2 इंटू 5 करेंगे, 2 इंटू 5 करेंगे, तब तो जाके उसकी यूनिट डिजिट लास्ट में क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है, जबकि कोई भी प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 की पावर n के रूप का होता है। अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अतः 6 की पावर n का ऐसा कोई भी 6 की पावर n, जहाँ पे n कोई प्राकृत संख्या है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी n की वैल्यू ऐसी कोई भी नहीं हो सकती जिसके अंत में 0 आ जाए। तो इसका आंसर ये होगा कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अब बाकी स्टेटमेंट आपको ऐसे लिखना है, पेपर में आएगा नहीं, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते। अगला क्वेश्चन हमें दे दिया है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे हमको दे दिया है, माना a बराबर हमको ये दे दिया है ना, एक वैल्यू हमें यहाँ पे दे दी गई है। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका बी पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं भाज्य संख्या क्यों हुई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 13 कॉमन ले लो आप, 13 कॉमन इधर बचेगा 7 गुणे 11, 13 तो बाहर ही आ गया, ये 13 बाहर इधर 1 बचा। अब लिखिए 13 11 7 77 प्लस 1 क्या जाएगा, 13 गुणे 78। अब बच्चों आपको पता है, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगा, 3 का गुणा पहले 8 में होगा, 3 8 24 आएगा, और 24 क्या है, कोई सम संख्या है, कोई क्या है, सम संख्या। 4 क्या है, सम संख्या है। और सम संख्या आपको मालूम है कभी भी अभाज्य नहीं होती। सम संख्या कभी भी अभाज्य नहीं होती, 2 के अलावा। कोई बच्चा ऐसा ना बोल दे कि सर 2 तो अभाज्य होती है ना। तो सम संख्या कभी भी अभाज्य नहीं होती 2 के अलावा। 2 को छोड़कर ऐसी भी कोई भी सम संख्या नहीं होती, ऐसी कोई भी सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य हो। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं 78 इंटू 13 करूँगा तो पहले 3 इंटू 4 में करूँगा, 8 में 3 4 जा 8,
सॉरी 3 8 या 24 आएगा। यहाँ पे क्रॉस करूँगा, जो भी प्लस करूँगा यहाँ पे लास्ट यूनिट डिजिट में 4 ही रहेगी। इकाई का अंक मेरा 4 ही रहेगा, ठीक है। इधर क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, इधर मतलब नहीं है। यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब कि इसके जो गुणनखंड होंगे 1 से अधिक होंगे, सम संख्या है। क्या एक सम संख्या है और सम संख्या कभी भी अभाज्य नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। इसको हटा दे रहा हूँ मैं, है ना, नोट कर लेना। नोट करने लायक था नहीं, हालांकि समझाया अवस्था से रफली, ठीक है। अतः एक अभाज्य संख्या है क्योंकि यहाँ पे लिखो क्योंकि एक और खुद के अलावा, क्योंकि एक और खुद के अलावा भी इसके अन्य गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। अब पार्ट बी आ जाते हैं। माना बी बराबर, ठीक, इतनी बात ही नहीं समझ में। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 13 × 78 आप मल्टीप्लाई कर लोगे, देखना कि भाज्य संख्या ही आएगी। तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि हमको करना नहीं था, बस हमने आपको बता देगा 3 × 4 वो 8 में करोगे 24 आएगा। 24 क्या होती है, सम संख्या होती है। 24 सम संख्या, और सम संख्या कभी भी अभाज्य नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि एक और खुद के अलावा भी इसके अन्य गुणनखंड हैं। अब आते इसके बी पार्ट में। माना बी पार्ट में हमको दे दिया कि 7 × 6 × 5 × 4, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 ऐसा दे दिया, ठीक है। सेम वही करना है प्रोसेस। इसमें कौन सा 5, यहाँ पे भी 5 है, 5 कॉमन ले लो। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 बचेगा। अगर इसको सॉल्व कर दें तो आ जाएगा, पूरा कर दें अगर, तो 2 उल्टा कर रहे हैं, 1 दुक्के 2, 2 तिया 6, 6 चौको 24, 24 छंग 24 छक्का हो जाएगा आपका, 24 छक्का, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 13 14, ठीक है। 144 × 7 कर दो, 144 × 7 कर दो, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29 30, 7 एकम 7 3 10, 1008 1 9, 1009 ही आ रहा है यार, पिछली बार पता नहीं क्या हुआ, 1009 आएगा यहाँ पे, ठीक है। आया समझ में। अब देखो, अब ये क्या होगी, एक भाज्य संख्या की भाज्य संख्या ही सब पता कर सकते हैं। इसे मैं यहाँ पे लिख सकते हैं 5 × 1009, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 5 का × 9 में करूँगा, 5 का × 9 में करूँगा तो 45 आएगा कि नहीं आएगा, 45 आएगा, ठीक है। अब 45 मतलब 45 मतलब 45 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब कि यूनिट डिजिट में 4 भी हटा दो, यूनिट डिजिट में 5 आएगी कि नहीं आएगी। और यूनिट डिजिट में 5 हो तो संख्या कभी भी अभाज्य हो ही नहीं सकती, आपको मालूम है। अगर किसी भी बड़े से बड़े नंबर में छोटे छोटे नंबर की यूनिट डिजिट का 5 आ गई तो वो किसी से भाग जाए, चाहे ना जाए, 5 से भाग चला जाएगा, ये बात मालूम है। इसीलिए ये संख्या भी क्या होगी, अभाज्य होगी, वो सॉरी भाज्य होगी। तो यहाँ पे भी लिख दोगे अभाज्य, यहाँ पे भी आप लिख दोगे अतः लिखने के बाद आप ये संख्या कॉपी कर देना। अतः यह एक अभाज्य संख्या है क्योंकि एक और खुद के अलावा भी इसके अन्य 2 गुणनखंड आ सकते हैं। आई बात समझ में। आप यहाँ पे कर लो, ध्यान से देखो ना, 5 × 9 में करोगे 45, 5 आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा। और सिंपल सी बात है, जो भी गुणा करेंगे हम, सीधी सी बात है, यहाँ पे ऐसे समझो, 1009 में मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ आंसर आएगा 4505 आएगा। अब ये 1 से डिवाइड होगा, 50 45 से होगा। अब मैंने भी 5 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 5 से भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। 5 से गुणा किया ना, इसमें आया कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कि इसमें 1 से ज़्यादा गुणनखंड है कि नहीं, वो खुद एक और खुद के अलावा भी किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, इसलिए क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। आप ये स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारे एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
प्लीज़ पॉज करें और नोट करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आएंगे अपने एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन की तरफ। देन इंट्रोडक्शन के साथ उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के साथ साथ कुछ उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्लास 10 हिंदी मीडियम का लेक्चर हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज। तो प्रश्न क्रमांक 7 में हमको दे दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्वेश्चन हमें दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना है, 18 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, रवि द्वारा लिया गया समय, रवि के द्वारा लिया गया समय 12 मिनट। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर सोनिया और रवि एक ही स्थान से एक ही साथ चलना दौड़ना चालू कर दें, सोनिया और रवि एक ही स्थान से एक ही साथ चलना मतलब कि दौड़ना चालू कर दें, है ना, तो वो वापस दोबारा कितने समय पर मिलेंगे। ठीक है, अगर सोनिया और रवि एक ही स्थान से, मतलब ये आपका मैदान है, ये मैदान है, बीच में रोड बनी, यहाँ पे सोनिया है, यहीं पे रवि है, ये सोनिया रवि दोनों एक साथ एक ही स्थान से दौड़ना चालू कर दिए। चूँकि रवि की स्पीड ज़्यादा है, सोनिया कम है, तो कितने मिनट के बाद दोबारा एक दूसरे से आपस में आकर मिल पाएंगे। जरूर नहीं है पे कहीं पे मिल सकते हैं, हमें ये नहीं बताना कहाँ पे मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे, हमें टाइम बतानी है, ये बताना है ना। तो कैसे, मतलब कि हमें कम से कम समय निकालना है, जो भी कम से कम उनके मिलने का समय होगा, और कम से कम निकालना है मतलब क्या होगा, लोवेस्ट मतलब कि एलसीएम निकालना है। तो निकाल दो, तब क्या लिख दे, माना सोनिया और रवि x मिनट बाद मिलेंगे। x मिनट में जहाँ x क्या है, 18 और 12 का एलसीएम है। ठीक है, जहाँ पे x क्या है, 18 और 12 का एलसीएम, तो निकाल दो, x को मान निकालो, मतलब कि एलसीएम निकाल दो 18 12 का। तब 18 और 12 का एलसीएम निकाल दो एलसीएम। तो 18 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 3 × 3, 2 3 6 9 18। ठीक है, और 12 का क्या होगा, 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 3 12। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 की घात 2, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 3। ठीक है, लिख सकते कि नहीं। उभयनिष्ठ क्या होगा दोनों में, उभयनिष्ठ क्या है, मैक्सिमम पावर 2 3 दोनों कॉमन है, मैक्सिमम पावर लेनी है, अधिकतम घात 2 की घात 2 × 3 की घात 2, 2 की घात 2 4, 3 का 9, 4 × 9, 9 चौको 36 मिनट। अतः दोनों 36 मिनट बाद दोबारा मिल जाएंगे। अतः सोनिया और रवि छत्तीस मिनट बाद वापस मिलेंगे। इतनी बात आई कि नहीं समझ में आ गई, आया कुछ नहीं, एलसीएम निकालना था, हलवा क्वेश्चन था ये। अगर आएगा एग्जाम में 2 नंबर में आ सकता है, एग्जाम के पर्पस बोल सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है भी, है सकता है 80% आ सकता है, 80% चांसेस आने के ना। और इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 कब आया था, क्वेश्चन नंबर 4 था, वो भी ऐसे 80-85%। क्यों, क्योंकि अगली एक्सरसाइज 1.2 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को नोट करें, पॉज करें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें,
फिर आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन की तरफ, इंट्रोडक्शन 1.2 की इंट्रोडक्शन की तरफ, देन उसके साथ ही साथ एग्जाम्पल और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।